आप सभी का विकास टीटिका चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रेगो क्लास से फिर जुड़ेंगे। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चे, हम लोग रेगो क्लास में, ठीक है, जब हमारा प्रतिदिन जब क्लास चल रहा था तो उसमें क्लास 10th के लिए, है ना, हम लोग सबसे पहले मैथ पढ़ रहे थे और उसके बाद फिजिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम मैथ और फिजिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले हम मैथ के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिजिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मैं बता दूं कि इस आरसी क्लास में, मतलब आरसी का मतलब आर से रेगुलर और सी से क्लास, ठीक है। तो मैं आरसी क्लास में, है ना, जो क्लास चल रहा था उस क्लास के अकॉर्डिंग जो है बच्चे मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है। और मैं बता दूं कि अभी, ठीक है, इस क्लास के अकॉर्डिंग जो है मैथ कहाँ तक पहुंचा है, तो मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया था, लेकिन ठीक है मैं आपको बता दूं, हाँ, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। अब आप बात समझिए, ठीक है। प्रश्नावली 3.3, है ना, हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास बुक है सामने, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे और इसके अकॉर्डिंग हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए। चलिए मैं, है ना, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन, ठीक है, हल करने के लिए चलते हैं। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन हम, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में हल कर दिए थे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पहला का पहला क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, ताकि आप सबको बीच में कोई प्रॉब्लम, है ना, क्रिएट ना हो आप लोगों को। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं। निम्न रैखिक समीकरण, सिर्फ समीकरण है, समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें या कीजिए। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको बता दें बच्चे कि, है ना, रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ भी चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक चर यहाँ है x और एक चर और मैंने लिया y। ठीक है, दोनों चर मिल गए तो ये कहलाए दो चर, है ना, दो चर। और घात इसका कितना है बाबू, 1 है। ठीक है, कितना है, 1 है। अगर कुछ नहीं है तो कितना है छोटू, 1 है ना। अगर बराबर में इसे, अगर बराबर में अगर हम कोई भी अंक या कुछ भी देते हैं, ठीक है, चलिए हम अंक दे देते हैं, तब ये जाकर के समीकरण हो जाता है। तो मैंने ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट के, है ना, पिछले वीडियो में मैंने दे दिया था। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर आप अवश्य ही देखें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। ठीक है, तो ये जो है बाबू, ये कहलाया दो चर वाले एक घातीय समीकरण। और इसी प्रकार से मैं एक और ले लूंगा, तब ये कहलाएगा पूरा, ये पूरा जो है दो चर वाले, है ना, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, युग्म, जो कि हम लोग, है ना, यही हेडिंग के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और इस हेडिंग के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले एक्सरसाइज कुछ और आता है, 3.1 भी तो आता है, 3.2 भी तो आता है, लेकिन हमने डायरेक्ट 3.3 से क्यों स्टार्ट किया। तो मैं बता दूं कि मैंने बताया था
कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बहु तीन तरीके होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, विलोपन विधि और वर्गगुणन विधि। इन तीन विधियों से हम क्या करते हैं, मैथ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पहले हम प्रतिस्थापन विधि हम आपको समझाए थे, और अभी आप जो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3.3 यानी कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है मेरे बच्चे, है ना। तो उसे मैंने सिखाया भी था, ठीक है, और यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्गगुणन, क्योंकि ये पहले कॉन्सेप्ट अगर मजबूत रहेंगे तो पीछे के जो 3.1 3.2 क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बिल्कुल बारीकी पूर्वक आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पहले इसे सीख लेते हैं, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। 3.1 3.2 ये आप बिल्कुल भ्रम में मत रहें कि आपका 3.1 3.2 में क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चा, ठीक है। बिल्कुल हम लोग जैसा 3.3 से स्टार्ट किए हैं, मैं पीछे वाला भी क्वेश्चन में करवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल, ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग 3.3 के सारे क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है x + y = 14 x - y = 4। ओके बच्चे, ठीक है, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इसको हटा दूं, सभी को मैं क्वेश्चन सिर्फ रहने दूंगा और सारे क्वेश्चन को, सारी चीजों को लिखा हुआ चीज को हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग, है ना, ठीक है, समझ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे पहले बता दिया है पिछली वाली वीडियो में, अगर आप देख लिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अगर जो देख लिए हैं उनके लिए दोबारा रिवीजन के तौर पे एक बार और देख लीजिए, और जो बच्चे है ना ध्यान दे रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। देखिए, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हल लिखिए बाबू, और हल लिख करके x + y = 14 है मेरे बच्चे, और x - y = 4 है, ठीक है बच्चे। अब क्या करना है मेरे बाबू, है ना, इसको मान लेना है समीकरण फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लेना है मेरे लाल, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है बाबू, बात समझना, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ठीक है बाबू। अब देखो समझो, ठीक है, मैंने समझाया था कि पहले तो हम क्या करते हैं कि समीकरण मान लेते हैं 1 और 2, और किसी एक समीकरण से चलते हैं फिर, ठीक है। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 या 2 से चलेंगे, और उसके बाद जो है हम काम को स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से चलते हैं, तो जो भी समीकरण 3 आता है, ठीक है, समीकरण 1 से चलने के बाद समीकरण जो 3 आता है उसका मान हम समीकरण 2 में भर देते हैं, ठीक है। और समीकरण 2 में भरने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसकी सहायता से, है ना, और एक चर का मान जो x हो या y हो उसका मान हम निकाल लेते हैं, और फिर वेरिफिकेशन करने के लिए आपको मैंने, यानी कि जांच करने के लिए मैंने बताया था कि कैसे जांच करते हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को मिस किए हैं तो आप प्लीज, है ना, जाके बेसिक कॉन्सेप्ट 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के जोड़े के बारे में अवश्य देख लीजिए, ठीक है ना। आपको जरूरी है, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो को देखना है आपको, बस उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत, ठीक है बच्चे। आइए, तो चलिए x + y = 14, है ना, हम कहते हैं समीकरण 1 से चलने पर, समीकरण 1 से चलने पर, ठीक है बच्चे। तो x + y = 14 हो गया मेरे बाबू, ठीक है। तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ 14, ये प्लस में किसमें आएगा, माइनस में। अब इससे समीकरण मैंने मान लिया 3। बोलिए, कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है बोलो, है ना। आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट करना, ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर अभी मैं तो फिलहाल अभी बताता हूँ मैंने क्या किया, x + y = 14 है, तो x बराबर, है ना, 14 प्लस में तो किसमें जाएगा, माइनस में, तो x बराबर 14 - y, समीकरण 3 मान लिया, ठीक है बाबू। चलो, अब समीकरण 2 है कि नहीं, 2 तो नहीं चले थे, 2 तो बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, ठीक है बाबू। चलिए, समीकरण 2 कितना था बोलिए, x - y = 4, ठीक है, x - y = 4, ठीक है। अब आइए, ठीक है, x - y = 4, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
x की जगह कितना है 14 माइनस वाई, तो मैं x को 14 माइनस वाई लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, 14 माइनस वाई कितना होगा -2y, ठीक है, और 4, ओके, कोई दिक्कत। अब इसको क्या कर देते हैं, है ना, ये वाला चर वाले को इधर करते हैं और अचर वाले को एक साइड करते हैं, यानी अंक वाले को अंक के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब यहां देखिए, तो देखिए बच्चे, है ना, देखिए तो इस 14 को तो रहने देते हैं 14, और ये देखिए तो प्लस में है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, ये प्लस में है, तो प्लस है तो इधर साइड में किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस में चला गया और बराबर, और ये -2y है बाबू, -2y देख रहे हैं ना, -2y इधर जाएगा तो किसमें आएगा, प्लस में 2y, ठीक है। तो 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा 10 बराबर 2y, और इसीलिए y का मान निकालेंगे मेरे बाबू 10, 2 गुना में तो इसमें आएगा भागा में, तो 5 गुना 10 यानी 5 बराबर y का मान आ गया 5, ठीक है। चलिए y का मान तो आ गया। अभी x का मान हमने कहा था ना कि जब एक का मान आएगा तो दूसरे का भी मान निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है ना। समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है बाबू। समीकरण 3 कौन सा है बाबू? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर समीकरण 1 और 2 में क्यों नहीं? बिल्कुल आप रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो मेरे बाबू, ठीक है, 1 में भी रख सकते हैं आप, 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं इसलिए नहीं रखा क्योंकि समीकरण 3 हमारे लिए बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है, ताकि जल्दी निकल जाएगा। वहां पे थोड़ा सा इधर उधर ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट y का मान भर देंगे, x का मान आ जाएगा। इसलिए हम अपने समय के बहुमूल्य समय को बचाने के लिए ऐसा, है ना, अपनाते हैं। अब कहीं भी रख करके देखिएगा मान बराबर ही आएगा, ठीक है। अब आप देखो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो चलो देखो x बराबर 14, y की जब कितना रखेंगे 5, तो x बराबर कितना आएगा 9। अब आइए x का मान 9, y का मान 5 है, तो आइए फाइनली आपका आंसर आ गया बाबू, ठीक है, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपका फाइनल आंसर है। अब बात रहा कि सर जांच कैसे करेंगे कि मेरा आया हुआ आंसर, यानी कि मेरे द्वारा लाया हुआ आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं, x का मान 9 है, यहाँ 9 भर दो, ठीक है, यहाँ 9 रख दो, x के यहाँ पे 9 रखेंगे और y के यहाँ 5 जोड़ दो, 14 आया, 9 में से 5 या 4 आया, मेरा आंसर वेरीफाई है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 सही है। आप, है ना, समझ गए होंगे। तो किस प्रकार से बना, मैंने इसे पहले बेसिक में भी बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बता दिया था, और फिर एक बार यहाँ भी। अगर आप नए देख रहे हैं वीडियो, तो बिल्कुल आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, फटाफट जल्दी से नोट करना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं ना। क्या बोल रहे हैं, नहीं नोट किए, कोई बात नहीं, है ना। आप बिल्कुल वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक करके पीछे बैक कर लीजिए, थोड़ा बैक करके वीडियो रोक करके देख लीजिए और देखिए पूरा अच्छा से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। आपके पास तो, है ना, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। जब मन करे आप आगे बढ़ा दीजिए, जब मन करे पीछे कर दीजिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, s माइनस टी बराबर 3, फिर s बटा s छोटा लिख देते हैं, ठीक है, छोटा वाला है ही, बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, ओके। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसे हल करके एस और टी का मान निकालना है, यानी कि ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, ओके, है ना। लेकिन आप कह रहे होंगे सर तो यहाँ ये सेकेंड समीकरण तो, है ना, सेकेंड समीकरण तो,
है ना, हमारा दो चर वाला रेखीय समीकरण तो नहीं नजर आ रहा है, तो हम क्या करें, है ना, तो आइए इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ओके, है ना, आइए देखिए s माइनस टी बराबर 3 है बाबू, और s बटा 3 और प्लस t बटा 2 है बराबर 6 है ना बाबू। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, ये तो ठीक ठाक है, इसे पहले ठीक कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसे सही कर लेते हैं। ओके, पहले मान लेते हैं s माइनस टी बराबर 3, है ना, माना कि, ओके एक मिनट मैं लिखेंगे माना कि है ना, माना कि s माइनस टी बराबर 3, है ना, समीकरण, चलिए फर्स्ट। ओके, फिर है ना, फिर क्या करेंगे, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6 को समीकरण मैंने सेकंड मान लिया। ठीक है बाबू, ओके, चलिए s माइनस टी को मैंने समीकरण फर्स्ट माना और ये जो s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6 जो था, मैंने इसको दो समीकरण मान लिया। लेकिन अभी भी ये समीकरण वेरीफाई या अच्छे संतुष्टि मेरे लायक नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको पहले हम अपने लायक बनाते हैं, है ना। चले आते हैं, बनाते हैं। देखो s बटा 3 और t बटा 2 ये सही तरीके से लग नहीं रहा है कि क्या करें, है ना, कटेगा कैसे, कैसे बनेगा, तो बहुत तरह का समस्या हो जा रहा है, कैसे कैसे मान भरेंगे। इसको आप सही कर सकते हो। ठीक है, आप एक तरीके से सही करो, पहले तो लघुत्तम निकाल लो मेरे बाबू। ठीक है, तो लघुत्तम निकाल 6 आ जाएगा, 2 में s है 2s हो गया। ओके, प्लस, है ना, 2 में 6 से भागा 3 में t से, तो 3t हो गया, यानी कि भिन्न का जोड़ है। ठीक है, इक्वल टू 6 बराबर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बताइए क्या होगा, है ना, 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 है, 6 छक 36। ठीक है, हो गया ना। तो अब इसे हम फाइनली, इसे ही हम समीकरण 2 कह लेंगे, राइट। यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, है कि नहीं। अब इसे समीकरण 2 कह लीजिए। आप बिल्कुल बताइए, बस उसी प्रकार से हो गया, पहले वाले जो क्वेश्चन था उसी प्रकार से हुआ कि नहीं हुआ, है ना, हुआ ना। तो ऐसा क्यों किया आप, अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया। देखिए, अभी हम लोग को और भी बहुत सारे विधियों के बारे में पढ़ना है, तो अभी से ही हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखेंगे, अपने मेथड को, अपने तरीके को, अपनी विधि को मजबूत रखेंगे, तो हम आगे आने वाली विधियों से, अन्य विधियों से बनाएं जो मैथ बनाने होंगे, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी सामने। तो इसीलिए हम अभी से ही क्या करेंगे बाबू, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने विधि को साथ साथ ले चलेंगे। जो हमारे अपनी रणनीति है, जो हमारी अपनी जो बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुकूल अपना काम करिएगा, तो बहुत आगे तक हमें काम देगा और कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2s प्लस 3t बराबर 36 हो गया, समीकरण मैंने 2 मान लिया। अब क्या करना, क्या है मेरे पास, है ना, तो आपको कहते हैं कि किसी समीकरण 1 से चलना है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण फर्स्ट चलता हूँ। समीकरण 1 से बस वही काम हो रहा है ना, है ना, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग कहाँ दिया, प्रॉब्लम कहाँ पे प्रॉब्लम दिया बाबू, सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम दिया है, ये वाला में प्रॉब्लम हमें दिया है कि नहीं। क्या भाई प्रॉब्लम दिया, तो बटा में दे करके, है ना, बटा में दे करके हमको प्रॉब्लम दिया, ताकि आप क्या करें, नर्वस हो जाएं और ये आपसे मैथ ना बने। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये जानबूझ के दिया जाता है ताकि आप कितना दिमाग लगा सकते हो, है कि नहीं। क्या, कोई बात नहीं, तो सॉल्व हो गया है। समीकरण 1 से चलने पर, समीकरण 1 कितना था बताइए, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। ओके, तो s बराबर मैं लिख सकता हूँ बाबू 3, ये प्लस माइनस में, तो इस साइड में किसमें आएगा, आपको पता होना चाहिए ना। आपको क्लास में, देखो क्लास में बताए थे, माइनस से इधर जाएगा प्लस, प्लस तो माइनस, गुना तो भागा, भागा तो गुना, है ना, स्क्वायर तो रूट, रूट तो स्क्वायर, सब याद है ना। हाँ, याद आ रही होगी, है कि नहीं, क्लास वाला बात याद आ रहा होगा। क्लास मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे होंगे, हमें भी आप हमें मिस कर रहे होंगे और मैं आपको मिस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी आप आराम से घर पे ही बढ़ें, है ना, पहले हम लोग आराम से बच के रहते हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। देखिए, तो s बराबर 3 हो गया बच्चे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटा दिया, राइट ना, ये तो आप जानते ही होंगे। ओके, तो चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण, है ना, ठीक है, अभी तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो ये माइनस में तो ये प्लस में चला जाएगा ना। अब इसको मान लीजिए समीकरण 3। ओके, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में नहीं चले थे ना,
तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है बाबू, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। ओके, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सा था बाबू, ये था, मैंने ये सही करके लाया था ना, ये देखिए है ना, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। ओके, समीकरण 2 का था बाबू ये, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। ओके, अब बताइए समीकरण, ठीक है, 2 में 3 का मान, तो 3s के मान कितना है, t प्लस टी, 3 प्लस टी, यानी कि s की जगह मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना बाबू, 3 प्लस टी, ठीक है, 3 यानी 3 प्लस टी, ओके, और प्लस 3t है ना, बराबर 36। कोई दिक्कत बाबू, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है? चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा नीचे में लिखता हूँ, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ओके, देखिए, चलिए समीकरण 2 कितना था बताइए, 2s प्लस 3t है ना, बराबर 36। ओके बाबू, और समीकरण 3 कितना था, s बराबर 3 प्लस टी, तो यहाँ पर s के जगह भर दीजिए 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर कितना होगा, 36। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम है? ओके, बहुत अच्छा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ एक गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, और 2 में t से तो 2t और प्लस 3t बराबर 36। ओके, क्लियर है? हाँ, अब यहाँ देखें, ये अंक है, ये भी अंक है, यानी कि अचर मान को एक साथ कर देते हैं। तो चलिए अब ये वाला तो जुट जाएगा, ध्यान दीजिए, ये वाला जुटेगा ना बाबू, है ना, देखो 2t प्लस 3t, मैं ऐसे घेर देता हूँ, जुटेगा नहीं जुटेगा, ये प्लस है तो कितना जाएगा माइनस में, तो 2t 3t कितना जाएगा 5t। ओके, ठीक है ना, 5t हो गया, 5t बराबर 36, और ये प्लस में तो इधर किस में आएगा, माइनस में, तो 5t बराबर है ना, 5t है ये, 5 में अच्छे से लिख देता हूँ 5, चलिए 5t हो गया, तो 36 में 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 30, इसलिए t बराबर, ये 5 गुना में कभी बताया था मैंने, अभी आप लोग भी बताओ क्या होगा, है ना, गुना में तीसरे में किसमें आएगा, भागा में। ओके, तो 30 भागा 5 है ना, तो t 5 30, t का मान कितना गया 6। अब बताओ कहाँ मान भरोगे, समीकरण 1 में कि 2 में, है ना, जल्दी से बताइए कहाँ भरेंगे मान, आप कहाँ भरेंगे, तो समीकरण 3 में। हाँ, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, समीकरण 3 में हम किसका मान भरेंगे, t का मान भर देंगे, तो मेरा s का मान ज्ञात हो जाएगा, और इस प्रकार से मेरा आंसर प्रॉब्लम खत्म लाने का, उसके बाद आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो समीकरण 3 कितना था बाबू, यहाँ है, देखो तो है कि नहीं, यहाँ है ना, तो समीकरण 3 में ठीक है, किसका मान रखने पर, t का मान, है ना, t का मान रखने पर, बताइए समीकरण 3 कितना था बाबू, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3, और t की जगह कितना 6, है ना, चलिए 6 3 कितना हो गया 9। अब आइए फाइनल ऑफ आंसर कितना हो गया बाबू, डिब्बा में बंद करके लिखिए, तो s का मान आ गया 9, ओके, और t का मान आ गया कितना, आ गया 6। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना। तो चलिए अब आप आंसर यहाँ चेक भी करिए, s का मान 9 भर दीजिए, t का मान 6, घटाकर 3 आ रहा है तो आ रहा है, बिल्कुल सही है कि नहीं। अब बिल्कुल फटाफट आप जल्दी से आराम से नोट कीजिए, हड़बड़ में गड़बड़ मत करना, गलती मत उतार लेना, ठीक है बाबू। चलो फटाफट जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।
क्या बोल रहे हैं, नहीं नोट कर पाए? फिर से वही मैं बता रहा हूँ, वीडियो रोक लीजिए, आप रोक करके आसानी से नोट कर लीजिए बाबू, ठीक है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, आगे क्वेश्चन चलते हैं। पहला का तीसरा सवाल है कि नहीं, पहला का तीसरा सवाल, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, उसके बाद 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है बाबू। चलिए ध्यान देंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ओके। चलिए ध्यान देंगे बच्चे, देखिए ये 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 9x माइनस 3y बराबर 9 है, ठीक है। चलिए एक बात बता दूं, देखिए सबसे पहले वो बता देते हैं, एक बात आपको बता देते हैं। देखिए हम लोग रेगुलर क्लास में मैथ पढ़ रहे थे, ओके, और फिर क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, और फिर क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे। आपको भी ये पता है, ठीक है, कि अभी कोचिंग, अभी सारे कोचिंग, सारे स्कूल, सारे विद्यालय बंद रहेंगे, और आपको भी ये बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि अभी हम लोग अभी, है ना, फेस टू फेस नहीं मिल सकते, है ना। तो अगर आप इस बात में, है ना बाबू, सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा तब अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो बिल्कुल आप बहुत गलत सोच रहे हैं, है ना। आप बिल्कुल पढ़ाई करें, और मैं, है ना, हमेशा, ठीक है, एक बात और बता दूं, ठीक है, मैं हमेशा वीडियो डाल रहा हूं, और एक बात और बता दूं कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, अब जहां तक चले, जब तक लॉकडाउन चले, ठीक है, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। एकदम एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक क्रमबद्ध तरीके से हम आपके, है ना, आपकी पढ़ाई में आपका साथ देता रहूंगा, ठीक है। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो इसे, है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए प्रतिदिन क्लास ले रहा हूँ, बस इतना ही है कि आप घर पे ही हैं, आपका घर ही अभी कोचिंग है, और मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वही आपका क्लास है, ठीक है। तो बिल्कुल आप हमें क्लास में नहीं देख पा रहे बाबू, लेकिन हम आपके सामने जरूर हैं, हम आपके मार्गदर्शक जरूर हैं, हम आपके जीवन को सही बनाने के लिए हमेशा प्रेरित हैं, हमेशा कोशिश कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल, आप हमसे बने रहें, और प्रतिदिन पढ़ाई का 1 से 2 घंटा का वीडियो जरूर देखें, वरना आपको, है ना, जब क्लास खुलेगा तो उस समय ये सारी बातें बताई नहीं जाएगी। क्यों नहीं बताई जाएगी? क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, बस। और मैं सीधा सीधा कहूंगा कि आपने नहीं देखा तो ये आपकी गलती है, आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। और वहां से जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो क्लास जब स्टार्ट होगा, जब कोचिंग स्टार्ट होगा बाबू, तो, है ना, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जहां तक वीडियो अपलोड हो गया है उसके बाद से जो पढ़ना है वहां से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आप सबको, है ना, हमेशा प्रतिदिन अपने पढ़ाई के प्रति 2 घंटा जरूर समय निकालें और पढ़ाई करें, ठीक है। लेकिन हाँ, हम समझते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो ये अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हल लिखेंगे और कहेंगे, माना कि 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना, समीकरण फर्स्ट, ओके। और फिर क्या करेंगे, और फिर कहेंगे कि 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण सेकेंड, ठीक है बाबू। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मैंने माना और समीकरण सेकंड मान लिया, ओके, ठीक है। चलो अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे ना, समीकरण 1 से
चलने पर, समीकरण 1 से क्या करने पर, चलने पर। ओके, तो समीकरण 1 से चलेंगे कैसे, है ना, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, है ना, ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समीकरण चलते हैं, ये 3 को इधर कर देते हैं, ओके, और y को इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर किस में आएगा, सॉरी ये प्लस है तो इधर किस में आएगा, माइनस में, और ये माइनस है तो किस में आएगा, प्लस में। 3x प्लस तो माइनस, और ये y माइनस में, इधर किधर आएगा, प्लस में। अब इसे ही मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। ठीक है बाबू, क्या माने हमने, समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, 3x माइनस 3 बराबर y, इसको मान लिया समीकरण 3 मान लिया। ओके, तो समीकरण 3 माना। ओके, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से तो चले थे, तो जिसमें चले थे उसमें मान नहीं भरते हैं, नहीं रखते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रख देंगे। ओके, देखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, ठीक है बाबू, समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 2 क्या है बताओ, है ना, समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9, है ना। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ देखो, है ना, सामने देखना, यहाँ y का मान, y बराबर तो है ना 3x माइनस 3, तो क्या मैं इस y की जगह पर लिख सकता हूँ, है ना, क्या 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 लिख सकते हैं ना बाबू, y की जब लिख सकते हैं ना 3x माइनस 3, और बराबर कितना है 9। ठीक है, चलिए यही अब ऊपर हल करते हैं। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे 9x, तो 9x हो गया, ठीक है, माइनस, ठीक है, तो ये 3 दिया कितना होगा 9, माइनस 9x, और माइनस माइनस प्लस 3 अतिया कितना हुआ 9। ओके बाबू, और बराबर क्या होगा 9। ठीक है, समझ गए कैसे आया उसे, नहीं आया समझ में, फिर देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, इसी को मैं फिर से लिखा हूँ 9x माइनस 3 इंटू, कैसे, y की जब कितना आया था 3x माइनस 3। ओके, 3x माइनस 3, तो देखिए हम 3x माइनस 3 लिख दिए बाबू। ओके, बराबर 9। अब देखिए तो इसको हल कीजिए, 9x 9x, 3 में 3 से 3 दिया कितना होगा 9x, और ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस 3 दिया 9 बराबर 9। ओके, अब बताओ x तो कट गया, बताइए हमें x का मान निकालना है, x कट ही गया, तो जिसको निकालना था वही नहीं है, यानी इस मैथ का अस्तित्व नहीं है। क्या बाबू, क्यों नहीं अस्तित्व है, अब इसलिए अस्तित्व नहीं है मेरे बाबू, क्योंकि जिसका मान निकालना था, हमें x का मान निकालना था, और x का मान जो निकालना था, हम x का मान निकालने चले तो थे, लेकिन पता चला कि x ही कट गया। अब देखो, है ना, ये प्लस है माइनस है, घटा तो 0 आएगा, तो जब x ही घट गया मतलब समझ लो कि तुम्हारे पास, है ना, कॉपी है, पेन नहीं है। ठीक है, और पेन की अहमियत है कि आप किसी भी पेपर से पेपर पर लिख सकते हो, वो आपके पास पेन ही ना हो, जिसकी जरूरत है वो ही ना हो, है ना, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो कि आप, है ना, कोई सामान लेने जाएं, ठीक है, आप ये सोच के जा रहे हैं कि पैसे मेरे पॉकेट में हैं, और आपके पैकेट में पैसा ना रहे, तो बिल्कुल वही बात हो गई कि जिसकी जरूरत है वही मेन नहीं है। तो बस यही बात है कि यहाँ x जो है ना, मेन इसी का मान निकालना था और यही कट गया, तो इसलिए यहीं से हम इसको, है ना, क्या करेंगे, सीधा सीधा कह देंगे कि इस गणित का, है ना, इस प्रश्न का, है ना, अस्तित्व नहीं है। ओके, समझ गए। चलिए, कंफ्यूजन है तो आपके पास किताब है तो आंसर देख लो। चलो मैं आंसर देख लेता हूँ, ठीक है, आंसर आपको देख करके, है ना, वेरीफाइड कर देता हूँ कि सच में क्या है 3.3।
पहला का क्या क्वेश्चन था, ये तीसरा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे वही बात है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है ना, जहाँ x कोई भी मान ले सकता अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। अनेक हल का मतलब यहाँ पर हम लोग ठीक है y का मान यही लाता है 3x - 3, यहाँ तक तो मेरा सही है ना। और यहीं पर वही बात लिखा है कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, यानी इसका अस्तित्व नहीं है ना, अस्तित्व नहीं है। इसको कहाँ तक हम निकालें, इसे कहाँ तक हम इसको आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम इसको अस्तित्व में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। मतलब ठीक है, सॉरी, अस्तित्व में ही रखेंगे, क्योंकि है ना ये कहेंगे कि इस प्रश्न का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए अब यह प्रश्न आगे बनाने में है ना और भी ठीक है ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसका आंसर फाइनल हम बोलेंगे, यहाँ तक बना देंगे, ये लिख देंगे, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं बाबू, ठीक है, इसी क्वेश्चन का। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, पहले का चौथा। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम हल करेंगे। आइए देखते हैं कौन सी विधि से बनाना है। अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि ही हम लोग चल रहे हैं, है ना, और प्रतिस्थापन विधि ही हम लोग सीखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, ओके, है ना। अगला क्लास में हम लोग ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम लोग ठीक है, अगर ये खत्म हो गया तो अगले क्लास में हम लोग विलोपन विधि देखेंगे, ठीक है। खैर अभी जो है उस पर फोकस करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ओके। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके लग रहा ना कि गजब है ना, ये दशमलव आ गया, तो आपको लग रहा होगा कि अरे दशमलव वाला है ना बहुत ज्यादा हार्ड है ना, क्या करें, परेशानी हो रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, बस आप अपना दिमाग शांत रखें, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले ठीक कर लेते हैं, ओके। तो क्या करते हैं, हल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब आप बोलोगे सर आपको क्वेश्चन ही वाला, आप क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन तो लिखो, है ना, इसमें नया क्या है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, नया नहीं है। इसको देखिए तो हटाएंगे दशमलव तो नीचे 10 लिख सकते हैं, बोलिए। इसे भी हटाएंगे तो नीचे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि आप देखो है ना, बिल्कुल आप समझ सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद हमारे पास एक अंक है, तो इसके लिए ये काम हम कर सकते हैं, और यहाँ भी एक काम कर सकते हैं, ओके। अब देखो तो इसको सही रूप में इसका अगर इसको हल करें तो इससे हम मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 10 10 का एलसीएम 10, ये भिन्न का जोड़ हो गया, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ बचा 3y, ओके बाबू, और यहाँ बचा 13/10 होगा ना, उतना ही तो होगा भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो। अब ये 10 10 तो चला जाएगा, तो बचा कितना 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसको फाइनली हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, लेकिन फिर से इससे समझते हैं, एक बार और समझते हैं इसको। मैंने क्या किया, देखिए बच्चे मैंने क्या किया, सुनिए। देखिए बच्चे 0.2x मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है ना। अब इस दशमलव के बदले में एक दिया, दशमलव एक अंक एक जीरो, दशमलव बदले एक दिया है ना, और एक अंक एक जीरो,
इसके लिए भी मैंने वही काम किया, ठीक है। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, यहाँ तो भिन्न का जोड़ है। आप देखो बिल्कुल ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, क्या भिन्न का जोड़ है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या मैं, है ना, इसका एलसीएम लेकर के बना सकता हूँ 10, ठीक है 10। अब देखिए तो भाग देंगे 10 में 10 से तो 1 आएगा, 1 में 2x से गुना तो 2x हो जाएगा, ठीक है 2x प्लस तो प्लस 10 में 10 से भागा 1, 1 में 3y से गुना करेंगे तो 3y आएगा और ये 13/10। अब बताइए ये 10 10 कट गया है कि नहीं? कैसे? आप गुना करोगे तो फिर बात तो बराबर ही होगा ना। तो नीचे जब सेम टू सेम अंक है तो काट दिया मैंने, क्योंकि हल करने के बाद भी 10 कटेगा तो मैं पहले ही काट दिया। ओके, अब देखो तो 2x + 3y है ना, और कितना बचा 13। अब इसे आप मान लो, है ना, समीकरण मान लो और समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो जिस प्रकार अभी मैंने जो काम किया ये आपको काम करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन को आसान बनाना है ना, मैथ जल्दी बनाना है, वरना आपको आगे चल के ये तकलीफ देगा। क्योंकि दशमलव जो है बहुत थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा लेयर में होता है क्वेश्चन बनता है, तो वो ज्यादा वैसा करने से क्या फायदा, जब हमें आसान शुरू से ही हो सकता है, हमारे क्वेश्चन शुरू से ही आसान बन सकते हैं। तो मैं वैसा ही प्रयास करूंगा जिससे कि आपका, है ना, शुरू में ही, है ना, कुछ हार्ड वाली चीजें आसान हो जाए, ठीक है। ओके, अब वही काम क्या करेंगे, इस समीकरण के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसके लिए काम करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं। तो 0.4x + 0.5y = 2.3। ओके, अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 10। एलसीएम उसी प्रकार से लेंगे बाबू, तो 10 4x + 5y = 23/10। 10 कट गया बचा, है ना, 4x + 5y = 23। अब इसे मान लीजिए आप कितना, समीकरण 2। अब ये तो ये यहां तक कितना जो अभी काम हम लोग किए हैं, सिर्फ अभी जो काम हुआ है समीकरण को ठीक करने के लिए, है ना। अब हम काम करेंगे कैसे किए ये मैंने बिल्कुल 0 से बताया, ठीक है। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, है ना। अब यहां से प्रतिस्थापन विधि का हम क्या करेंगे, नियम का पालन करेंगे, और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि के आधार पर x, है ना, x और y का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। आप आराम से इसे यहां तक नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फटाफट जल्दी से यहां तक नोट कर लिए। अब फाइनली हम क्या करते हैं, चलिए ये था 2x + 3y = 13, जो कि हमने समीकरण कितना माना था बाबू, फर्स्ट। और ये क्या था, 4x + 5y = 23, इसको मैंने क्या माना था, समीकरण 2। ओके, चलिए अब इसको हटा देते हैं। देखिए समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से चलने पर यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ, समीकरण 1 से चलने पर समीकरण 1 कितना है बाबू, बोलिए, 2x + 3y = 13। ओके ना, चलिए देखिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x = 13, ये प्लस में तो इसमें इधर किधर में, ये वाला प्लस है तो इधर किसमें, माइनस में, और इसीलिए x बराबर, ये 2 गुना में तो इस साइड में इसमें आएगा भागा में। यहां तक दिक्कत, सोच के बताइए क्या ये दिक्कत है, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब समीकरण 2 में, है ना, इससे मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 2 में
समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 2 कितना है बाबू, 4x प्लस 5y बराबर 23। x का मान 4 है ना, 4 इंटू कितना है 13 माइनस 3y बटे 2। यहाँ तक दिक्कत है बाबू, बराबर कितना 23। समझ में आया? यहाँ नहीं आया फिर से समझिए। देखिए समीकरण 2 था, यही ना था, मैंने नोट किया, ठीक है। x की जगह पर क्या था, है ना, x की जगह पर क्या था 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत, बराबर बराबर 23 तो 23, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट गया ना, तो बचा कितना बाबू 2 इंटू 13 माइनस 3y बराबर 23, ठीक है। 13 में 2 से 13 दूना 26, ओके, माइनस माइनस, अब इस ये दो इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, 6y बराबर, है ना, और इसमें गुना होगा, बताइए नहीं होगा क्योंकि ये बराबर की इस साइड में है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर कितना होगा 23। अब क्या करो, देखो तो ये प्लस में तो इधर कर दीजिए। आप सोचते हो कि सर 26 को क्यों नहीं भेजेंगे, देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना भी है, ऐसा नहीं तो समय क्या होगा एग्जामिनेशन में आपका बहुत बर्बाद होगा। और ये कम है ये ज्यादा है, तो कम को भेजेंगे तो आसानी से चला भी जाएगा और घट भी जाएगा, या जो कुछ भी होना होगा। अब माइनस रहेगा तो माइनस वाला को लेके चले जाएंगे। अब देखिए माइनस इस साइड में जैसे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मेरा लफड़ा जो है कम हो रहा है, अभी कम हो रहा है, तो बाद में लफड़ा क्यों बढ़ाएं, हम बाद में इस काम को अपनी परेशानी को क्यों आगे बढ़ाएं, है कि नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे सही बनता हो, जैसे आसान हमारे लिए बन पड़ रहा है, वह आसान तरीका अपनाते चलते चलना है, ठीक है। ओके 26 प्लस में तो किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। 6y 26 में से 23 आएगा, कितना बचेगा बाबू, है ना 3 बराबर 6y, ओके। 26 में से 23 जाएगा तो 3 बचेगा ना, 23 24 25 26, ठीक है। अब ये y, अब यहाँ से y का मान निकाल दिए, है ना, इसलिए y इस 6 गुना में किसमें भागा में आएगा, तो 3 बटा 6 हो जाएगा, 3 गुना 6 कितना बच्चा कहता है ना कि सर y का मान 2 आ गया, और आप भी सोचेंगे सर हाँ तो 2 तो आ ही गया, 3 गुना 6 हो गया। लेकिन आप बताओ, है ना, ये 3 गुना 6 नीचे की ओर ना कटा बाबू, नीचे की ओर ना कटा है, तो आप कैसे कह दोगे कि है ना ये 2 आएगा, ऊपर तो 1 भी तो है, इसलिए y का मान 1/2 आया, कितना आया 1/2। इस बात की गलती आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि यह नीचे ऊपर से नीचे कट रहा है, तो ऊपर तो कुछ ना कुछ रहेगा ना, अंश में हर में कितना है आपका 2 है, तो अंश 1 का हर कितना है 2, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो y बराबर हो गया बाबू 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण y का मान आ गया, x का भी मान तो निकालना है ना, तो क्या करेंगे, है ना, समीकरण किसमें 1 में 2 में कि 3 में, 3 में, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ मान भरेंगे, आंसर मेरा काम आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कितना बेटा, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ओके। अब देखिए तो, है ना, मान भरिए 13 माइनस 3 का 3 रहने देते हैं, y जो कितना है बताइए 1/2, 1/2 कर दीजिए बटा 2, ठीक है। बताइए 13, 3 में 1 से 3 हो जाएगा बटा 2, ठीक है, बटा 2 हो गया। लेकिन 2 अभी काम कैसे होगा, अभी तो डायरेक्ट नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भिन्न का, है ना, घटाव हो जाएगा, है कि नहीं, भिन्न का घटाव हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए ऐसे हल कर लीजिए, 2 एक अलग उत्तम 2 हो गया, 2 में 1 से 2 भागा, 2 में 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 में 13 से 13 26, 2 में 2 से भागा 1, 1 में 3 से 3, ठीक ना, और ये भागा में बट्टा में कितना है, चलिए इसको कर देते हैं 2, है ना, नीचे नहीं घुसता 1, इसको हल कीजिए,
26 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 23, है ना, 23 बचेगा। कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं कि नहीं, यहाँ जगह है। 26 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 23 बट्टा कितना 2। ओके, ये भागा है बाबू, है ना। इसे ही गुना करेंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे, है ना। तो 23 का 23 और 2 दूनी 4। इसका मतलब है कि x का मान आ गया 23/4, y का मान आ गया 1/2, है कि नहीं। और फटाफट जल्दी से इसे कंप्लीट आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या यह सही है बनाया हुआ। तो मेरा फाइनल आंसर आया x बराबर आया, है कि नहीं, x बराबर कितना आया हमारा, ठीक है 23/4 और y का मान आया 1/2। आइए चेक करते हैं। चलिए किसी एक में भी मान भर के रखते हैं, किस में भी, समीकरण 1 या 2 में मान भरिए। चलिए x के ऊपर कितना भरेंगे, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ हटा देता हूँ, है ना, इतना तो उतार ही लिए होंगे, मैं इधर थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए, ठीक है। ओके, देखिए तो 2x है ना, तो 2x, x का मान कितना आया था 23/4 प्लस 3, y का मान कितना आया था बाबू 1/2, है ना, बराबर में 13 लाना है, 2 दूनी 4 कट गया, है ना, तो नहीं कटेगा, तो 23/2 प्लस 3 का 3/2, 2 2 लघुत्तम 2, ठीक है, 23 में, है ना, 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 26, 26 में 2 13 आ गया ना, जांच हो गया। ये यहाँ से वेरीफाई कर लिए हम लोग, जांच कर लिए, है ना, यहाँ से वेरीफाई भी कर लेंगे हम लोग और आराम से देख भी लेंगे, ठीक है। आगे आंसर तो बिल्कुल आप बिल्कुल, है ना, बना करके अपने आंसर ला करके चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर लाया हुआ सही है कि नहीं है ना। आप बिल्कुल आराम से इसे नोट कीजिए, ठीक है बच्चे, फटाफट जल्दी से। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, क्या नोट नहीं करें, नोट नहीं कर पाए हैं, वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक करके पीछे बैक कर लीजिए, बैक करके नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर आगे बढ़िए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। ओके ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला का 5, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ओके, देखिए ये रूट जो है वो देखिए कितना बच्चा क्या करता है कि ऐसे लिख देता है, तो ये तो हो गया √2x हो गया। याद रखिए कि ये सिर्फ रूट कि सिर्फ 2 ही रूट में है, x बाहर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमको जितना बहुत सारे बच्चों का लिखने का आदत क्या है, देखिए क्या करता है बच्चा, है ना, जैसे ये लिखा 2x, आराम पहले तो 2x लिख देगा और फिर यहाँ से बताइए आप तो पढ़ रहे हैं √2x, लेकिन हम अगर हमारे जैसे टीचर होंगे या आप एग्जाम देकर आएंगे तो वहां जो आपके शिक्षक होंगे जो चेक करने वाले होंगे वो शिक्षक क्या पढ़ेंगे √2x। आपने क्या पढ़ा √2x, वो क्या पढ़ेंगे √2x, आप क्या पढ़े √2x। मतलब देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा अंतर कितना है, एक हुआ √2x, एक हो गया √2x। देख रहे हैं अंतर क्या है, अंतर आपने क्या पढ़ा है ना √2x, और वे क्या पढ़ेंगे √2x, यानी कि 2x पूरा रूट में ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, जितना जरूरत है जहां तक इसकी जरूरत है रेंज है, अगर 2 का है रूट तो 2 तक ही दीजिए, 4 तक है तो 4 तक दीजिए, अगर दोनों में है तो दोनों तक दीजिए। आप अपने मन से, है ना, आधा दे कम दे ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है बच्चे। चलिए देखते हैं
देखिए क्या करेंगे इसमें। अब आप बिल्कुल सोच रहे होंगे अरे तेरी की ये तो रूट में आ गया, ये तो रूट में आ गया तो बनेगा नहीं। अरे भाई रूट रहे चाहे कूट रहे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, रूट कूट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहना चाहिए। मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताई है ना, ठीक है, जो मैंने बताया है, ठीक है, उसे आप आराम से उसे एक बार देखें। देखो यहां देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हल। ओके ना, तो माना कि √2x प्लस √3y बराबर 0 है ना, इतना को मान लिया मैंने समीकरण फर्स्ट। ओके, उसके बाद है ना √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। ठीक है बच्चा, समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण मैंने सेकेंड मान लिया। ठीक है, चलिए अब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, क्योंकि हमें कौन सी विधि से बनाना है, आप भूले नहीं, हमें प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है अभी, है ना। एक्सरसाइज 3.3 का जो है ना सवाल है, उस सवाल के अकॉर्डिंग हमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इस बात की है ना आपको जानकारी दिमाग में एक कोने में बिठा के रखना है कि अभी जो मैथ बना रहे हैं उसे हमें प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है कि नहीं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है ना, मतलब एक में से निकाल करके दूसरे में उसे है ना उसे क्या करना, बैठा देना, ठीक है, उसे रूपांतरित कर देना, उसे बदल देना, यही तो है प्रतिस्थापन। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चले जाना, बस वही काम कर रहे हैं, एक स्थान से निकालेंगे दूसरे स्थान में भर देंगे। तो चलिए समीकरण एक से चलने पर, ठीक है, समीकरण एक से चलने पर, समीकरण एक क्या है बाबू, √2x प्लस √3y, ओके बाबू, बराबर 0। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, √2x, देखिए तो ये प्लस में है तो इसमें किस में आएगा, माइनस में, मैं लिख सकता हूँ 0 माइनस 0 है ना √3y। अब बताइए है ना, 0 में से ये चला जाएगा, 0 में से √3y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस √3y ही बचेगा। ओके, लेकिन अब क्या करना है, किसी एक का तो मान निकालना पड़ेगा ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x बराबर √2 गुना में, तो इस साइड में किसमें जाएगा, भागा में, तो माइनस √3y बटा है ना √2। यहाँ तक दिक्कत है ना। देखिए क्या मैंने किया, देखिए बाबू एक बार समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √2x प्लस √3y बराबर 0 है ना, तो √2x है ना प्लस में है तो किसमें जाएगा, माइनस में, √2x बराबर 0 में से इतना चले जाएगा तो बचेगा माइनस √3y। अब ये √2 गुना में है, इस साइड में किसमें जाएगा, भागा में, इसलिए x बराबर है ना माइनस √3y, ये पूरा का पूरा, और बटा मतलब भागा √2। इसे समीकरण आप 3 मान लीजिए। बस वही काम कर रहे हैं, प्रतिस्थापन है ना, प्रतिस्थापन का मतलब एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में भरना। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, अब आगे करेंगे काम क्या, चलिए समीकरण 2 आ गया तो क्या करेंगे, समीकरण 1 2 यहाँ 3 न मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 2 3, ठीक है, चलिए समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 2 में, ठीक बाबू, समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, ठीक है ना बाबू, समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 2 कितना है बाबू, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब बताइए x की जगह पर मान भर देंगे, क्या भरेंगे बाबू, देखिए तो है ना, इस x की जगह भरेंगे √3x पर क्या भरेंगे, हमारे पास क्या है
-√3y, तो -√3y, अब बटा कितना है √2, ठीक है। चलिए -√8y बराबर 0। समझ में आया नहीं आया? चलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ इसको, ठीक है, ध्यान देना। देखिए √3 है ना बाबू, x के जगह पे क्या मान आपने लाया है, यहाँ देखिए, यहाँ देखो, -√3y बटे √2, तो आप यहाँ भरो, है ना, -√3y बटे √2, ठीक है। अब यहाँ क्या है बोलिए, -√8y बराबर 0, ओके ना। अब क्या करेंगे देखिए, तो ये देखिए नीचे नहीं कुछ तो एक है ना, इसमें करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए बाबू, देखो √3 गुना √3, तो अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा √9, और 9 का वर्गमूल 3, तो इसलिए डायरेक्ट किसको मैं लिख सकता हूँ 3, लेकिन माइनस है ना तो माइनस देंगे, यहाँ y तो y लिखेंगे, बटा √2 लिखेंगे, ओके, माइनस √8y, नीचे नहीं दोस्तों 0। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारा y का मान निकलने के लिए धीरे धीरे, है ना, प्रिपेयर हो रहा है, काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ से y का मान निकालने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे आपको, देखो ध्यान से, ठीक है, लघुत्तम लो, √2 एक लघुत्तम कितना होगा, √2 हो जाएगा, ठीक है, √2 और एक का लघुत्तम √2 होगा ना, √2 में √2 से भागा, एक में -3 से, -3 ही आएगा, y का y रह जाएगा, माइनस, तो माइनस, अगर ये भागा देंगे बाबू, देखिए तो एक में √2 से भागा देंगे, जिसे √2 को, है ना, ठीक है, √2 को एक से भाग देना है, तो कितना मत कटेगा, √2 से ही कटेगा ना। अब देखिए √2 जो भागफल आता है उससे ऊपर वाला गुना होता है, तो √2 √8 8 × 16, 16 का वर्गमूल 4, डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 4y, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है, -3y -4y बटा √2 बराबर 0, है ना। मैं वही लिखा, तो क्यों ना मैं इसे जोड़ देता हूँ, जोड़ के मैं इसे हटा देता हूँ, है ना, ठीक है। तो 4 3 कितना होगा, -7y बटा, ठीक है, 4 3 7 हुआ ना, -7y, और √2 है ना बाबू बराबर 0, नीचे नहीं पूछता 1, बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -7y, √2 में 0 से तो 0 आएगा, इसीलिए y बराबर इस 7 गुना में, तो इस साइड में किसमें आएगा, भागा में, तो 0 बटा -7, y बराबर 0 बटे समथिंग इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है, 0 बटा समथिंग कितना होगा, 0 होगा, है कि नहीं। चलिए y का मान कितना आ गया 0, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी y का मान आया है, x का मान नहीं आया है। तो चलिए फटाफट जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए, उसका x का मान निकालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, फटाफट जल्दी से। और यदि कहीं दिक्कत है आपको, एक बात और ध्यान दिया, अभी रुकिए, अभी नोट मत कीजिए, मेरी बात को गौर सुनिए, यदि आपको कहीं दिक्कत है बाबू, है ना, तो फटाफट जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ ये दोबारा बता दीजिए सर, या सर यहाँ प्रॉब्लम है सर, ये कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ कैसे लाएं, आप फटाफट जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट कर करके आप हमें भेज दीजिए, हम आपका कमेंट पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद, है ना, अगर आपका, ठीक है, जवाब, है ना, बहुत अच्छा जवाब, अच्छा सवाल होगा, तो उसका जवाब भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सवाल जरूर कीजिए, है ना, पूछिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए सवाल कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया सर, ये आप जो बताए थे ये वाला प्रश्न हमको दिक्कत है, फिर से बता दीजिए सर, या आप सर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, हमको एक बार और बता दीजिए सर। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। और देखिए एक बात और बताते हैं, एक बात और, जब अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप क्या करें, पीछे थोड़ा बैक करें वीडियो को, और फिर से उसको रिपीट करके देखिए कि कहाँ दिक्कत हो रहा था, क्या उस बात को हम सुन पाए थे कि नहीं सुन पाए थे, ध्यान कहीं भटक तो नहीं गया था। तो उस तरह से आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको अगर आंसर मिल गया तो बहुत अच्छा, अगर उसके बाद भी अगर आपका, है ना, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाएगा तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए, और बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आप पूछिए हमसे, हम बताएंगे, ठीक है बाबू।
चलिए आप फटाफट जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए ए वाई का मान आ गया था 0। तो चलिए समीकरण 3 में है ना, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो x बराबर -√3y बटे √2, ओके ना बाबू। तो चलिए x बराबर -√3, y जब कितना हो जाएंगे 0 बटा √2, है ना। x बराबर -√3 में 0 से तो कितना आएगा 0 बटा √2, तो √2, ओके। और आपको पता है ना कि 0 बटा समथिंग अभी वहां भी किए थे, 0 बटा समथिंग कुछ भी रहे तो वो 0 हो जाता है ना, ठीक है। अब ये आंसर आपका हो गया, यानी फाइनली आपका आंसर हो गया x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। वेरिफिकेशन कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए मान रख करके क्या आपका आंसर बराबर में जो दिया हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आपका कंप्लीट हो गया। तो फटाफट जल्दी से ये भी नोट कर लीजिए, है ना। कहाँ तक नोट करना है ना, ये तो नोट कर ही लिए हैं, आपको यहाँ से नोट करना है यहाँ तक, है ना। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक बच्चे। चलिए देखते हैं आगे सवाल। पहला का छठा सवाल देखते हैं, ठीक है। 3x बटा 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, और फिर x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटे 6, ठीक है। इसमें भी हमको x और y का मान निकालना होगा, है कि नहीं। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन के छठा सवाल है ना। और इसे हम देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है, x मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, आप जरूर लिखिए, है ना, कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ समझने में दिक्कत है। जब तक आप बताएंगे नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो भी आप लिख कहें यस सर ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, मन में कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप जरूर से जरूर प्लीज आप कमेंट करके हमसे पूछें, है ना, ठीक है। हम आपके लिए बहुत 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 मेहनत करेंगे और आपकी पढ़ाई, है ना, हमेशा कंटिन्यू बनी रहे, इसके लिए हम प्रतिदिन वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई, है ना, इस बीमारी की वजह से रुक ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या करें, सुधारना पड़ेगा, चलिए वही काम करेंगे, है ना। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 -2, ठीक है। वही काम करना पड़ेगा ना बच्चे। लघुत्तम लेंगे तो 6, 3 3 9x, भिन्न का घटाव तो आता ही होगा ना आप लोग को, 2 5 10y -2, ठीक है। चलिए कैसे वो समझ में आ गया ना। चलिए 9x माइनस 10y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 गुना का 12 -12। अब इसे मान लीजिए आप कितना, समीकरण फर्स्ट, डायरेक्ट इसे नहीं माने, हम पहले हल करके इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब इसे भी हल कर लेते हैं। x बटा 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। कोई डाउट है बाबू, हाँ बोलिए। नहीं ना, चलिए
है ना। आगे देखिए, अब ये 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है ना। 3 2 का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ बना देते हैं कि नहीं। 3 2 का लघुत्तम तो 6, 2x प्लस 3y बराबर 13/6। ओके, तो 6 से तो कट जाएगा, बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, फर्स्ट ये था तो इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया बाबू, ये समीकरण सेकंड हो गया, ठीक ना। 9x माइनस 10y बराबर -12, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण सेकंड हो गया और ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ओके ना, चलिए अब समीकरण, ठीक है। चलिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना फटाफट जल्दी से। ये तो केवल सुधार करके हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए ताकि समीकरण अच्छा से मिले, तो बनाने में मजा आता है कि नहीं। अगर ऐसे बटा में रहता तो थोड़ा सा दिक्कत होगा बनाने में, लेकिन हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो दिक्कत होगा, तो क्यों ना हम अपनी समस्या का समाधान शुरू से ही आसान करते चले, ताकि समय भी बचे और, है ना, और मैथ भी जल्दी बने, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट 9x माइनस 10y बराबर -12, ये समीकरण कितना था, फर्स्ट। इसे हटा भी देते हैं, ठीक है बाबू, है ना। समीकरण सेकंड कितना है बाबू, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण कितना था, सेकंड, है ना। अब इसे हटा दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलने पर, है ना, फिर वही काम करेंगे, क्योंकि अभी भी हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है, क्योंकि यह एक्सरसाइज 3.3 का ही पहला का छठा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। ओके ना, बिल्कुल आप समझ रहे हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 से चलने पर, ठीक है। समीकरण 1 से चलेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर 12, -12 है, ओके, -12, ठीक है, -12, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, -12। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, 9x को, है ना, ऐसा करते हैं, इसे मतलब इसे इधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, ठीक है। 9x माइनस तो प्लस हो जाएगा और 10y। ऐसा क्यों किया, मैंने पहले ही कह दिया कि देखिए जितना भी आसान बन सके मैं शुरू से ही प्रयास करूंगा कि आसान वेब में ही हम लोग चलें, तो ज्यादा हमें, है ना, इस मैथ का, है ना, जल्दी आंसर जल्दी मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे मान लीजिए, अभी नहीं मानेंगे, अब यहाँ से y का मान निकाल दीजिए, इसलिए y बराबर, ये 10 गुना में, तो इसमें इधर किसमें जाएगा बोलिए, अब इस पूछते हैं किसमें जाएगा, भागा में, तो 9x प्लस 12/10। अब इसे मान लीजिए क्या, आप समीकरण 3। अब फिर वही काम, समीकरण 1 से चले थे, अब समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखेंगे, ठीक है बाबू। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है बाबू। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखेंगे, समीकरण 2 क्या है बोलिए, है ना, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। 2x हो गया प्लस 3, y की जगह कितना है बोलिए, ये वाला देखिए अच्छा से, यहाँ देखिए y की जगह कितना है, 9x प्लस 12/10, तो y की जगह लिखेंगे 9x प्लस 12/10, 9x प्लस 12/10, है ना।
बराबर, ठीक है, वाई के भरा गया ना बाबू बराबर, ठीक है, 13 का 13। ओके ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं हरवाने की जरूरत नहीं है। 2x प्लस, देखिए तो 3 में 9 से 9 या 27x, 3 में 12 से, तब 12 या 36 है ना, बटा कितना होगा 10, ठीक है, बराबर 13। और कितना करेंगे 13। अब क्या करेंगे बाबू, है ना, देखिए नीचे नहीं कुछ थे, एक हो गया, 10 एक लघुत्तम लेंगे, 10, 10 में 2 से 10 दूना 20x, और 10 में 10 भागा तो एक में इतना से, तो 27x प्लस 36 बराबर 13। नीचे नहीं कुछ थे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो जुड़ जाएगा 20 और 27 कितना होगा बाबू 47x प्लस 36। ओके, और 13 दहा 130, 13 दहा 130, ठीक है। अब देखिए तो 47x ये प्लस में है बाबू, तो इसमें किस में जाएगा माइनस में, 130 माइनस 36, 130 माइनस 36, ठीक है बाबू, ठीक है। तो 47x 130 में 36, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये बचा कितना 12, है ना, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 94, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, देखिए तो, है ना, इसीलिए x बराबर आ गया पर 94/47 यानी 47। अब जाकर आया x का मान 94/47, ठीक है। आंसर वेरीफाइड कर लेते हैं, क्या बिल्कुल आंसर सही है या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। अगर आंसर सही आ गया तो आगे बढ़ेंगे, वरना फिर इसे देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 3.3 का पहला का छठा, पहले का छठा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर x का मान है 2, तो आप सोचेंगे कि सर x का मान तो यहाँ 2 दे रहे हैं आंसर में, और हमारा आया है 94/47। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे काट दीजिए, 47 में 2 मल्टी कट जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए 47 में 2 से गुणा कर लीजिए, 7 दूना 14, 4 दूना 8 है क्या ना कि, तो x का मान बिल्कुल सही आया है कि नहीं। चलिए बिल्कुल सही है। अब x का मान आ गया बाबू, यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए बच्चे। चलिए ठीक है, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, x का मान तो मेरा आ गया है ना, x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान हम निकालेंगे, कहाँ, समीकरण 3 में x का मान भर करके y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मिटा लेते हैं ना, थोड़ा सा हटाते हैं इसको। चलिए बच्चे यहाँ देखिए 9x, है ना, क्या करेंगे, समीकरण 3 में किसका मान, x का मान रखने पर, x का मान दुगना आया था ना, x का मान रखने पर, x मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक बच्चा। तो 9x प्लस 12/10 बराबर y, ठीक है। तो x का कितना आया था 2, 9 गुना 2 और प्लस 12/10 बराबर y, ओके ठीक है। अब 9 दूना कितना होगा 18 प्लस 12, ठीक है ना, बटे 10 बराबर y, 18 12, 18 2 20, 10 30, सॉरी 30/10 बराबर y, 10 या 30, इसलिए y का मान आ गया 3। अब बताइए फाइनल आंसर क्या आया बाबू आपका, x का मान 2 आया था और y का मान 3, ये आंसर आया। आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं क्या, समीकरण 1 या 2 में मान भर के देखिए कि आपका बराबर में जो आंसर दिया हुआ, जो अंक दिया हुआ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है कि नहीं। इस प्रकार हम चेक कर लेंगे। तो आप फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे ठीक है, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे हटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए बच्चे ध्यान देंगे। अभी अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे रेगुलर क्लास में होने वाले जो मैथ के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, मैथ के विषय पर चर्चा कर रहे थे। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। फिजिक्स यानी हम लोगों को याद होना चाहिए कि जब हमारा क्लास जब स्टार्ट था, है ना, जब कोचिंग हम लोग आते थे तो उस समय हम लोग 2 सब्जेक्ट पे फोकस करते थे। पहला मैथ हुआ करता था और दूसरा फिजिक्स हुआ करता था। तो अब विलंब न करते हुए हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउ हेडिंग दीजिए फिजिक्स। चलिए आपको बता दें, है ना, पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे अवतल, यानी कि पिछले क्लास का मतलब क्या, पिछले वीडियो में हम आपको अपलोड करिए हैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ तक बता दिए थे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, मैंने ये भी बता दिया था। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं मैंने ये भी बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया था। और अवतल लेंस में, है ना, 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल नीचे जाइए और भी बहुत सारे, है ना, जल्दी से जाइए और वहां देखिए और जा करके बिल्कुल एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है बच्चे, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद, है ना, आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज क्लास शुरू करते हैं, क्वेश्चन पहले अपन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको, है ना, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। आज का क्लास इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लिखेंगे उत्तल लेंस में किसी वस्तु का, उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए स्पष्ट किरण आरेख खींचें, ठीक है, आरेख खींचें। उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए स्पष्ट किरण आरेख खींचें। फटाफट जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है मेरे बच्चे, है ना, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए स्पष्ट किरण आरेख खींचें। इससे पहले जो भी क्लास हो चुके हैं, अब उसका वीडियो डाला हुआ है बच्चे, आप जाकर के नीचे देख लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल आपका कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, ठीक है ना, कोई भी चीज नहीं छूटना चाहिए आपका, है ना, और पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है ना, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं। देखिए, उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए स्पष्ट किरण आरेख खींचना है। ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में बाबू, तो 5 अंक के लिए तो ये निश्चित ही आएगा, 5 अंक से कम नहीं आएगा, ध्यान देते हैं, ये 5 अंक से कम नहीं आएगा मेरे बाबू, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिए कि हम सबसे पहले बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब, है ना, कब कहाँ वस्तु रखने पर कहाँ बनता है, इसी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात बताइए, ठीक ना, आपने, है ना, जब रेगुलर क्लास जब आते थे तो आपको बताया गया था उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की 6 स्थितियां होती है, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की 6 स्थितियां आपको कंप्लीट करवा दिया गया था। क्या नहीं अगर करवाया गया था तो यूट्यूब पे इसका वीडियो डाला गया है, हमें उम्मीद है कि आप देखे होंगे, तब आप वहां पे जरूर देखे होंगे कि उत्तल लेंस में, ठीक है बाबू, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की 6 स्थितियां होती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ, है ना, कुछ वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। लेकिन यहाँ पे तो सवाल है कि वस्तु का वास्तविक, एक बात और हम समझते हैं कि उत्तल लेंस में वहां पे जब देखते थे, ठीक है बाबू,
वहां देखते थे। अगर आपको इस बात को, अगर आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप एक बार, है ना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति जरूर उसका वीडियो देखिए, है ना, ताकि आपको इस बात को समझने में आसान हो। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं। आप ये भी देखे होंगे, अगर आप देखे होंगे तो उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए कि हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए हम वास्तविक पर फोकस करने वाले हैं, है कि नहीं। और एक बात और, बहुत सारे विद्यार्थी आवर्धित पे जाकर के फंस जाते हैं। हम 80% विद्यार्थियों का प्रॉब्लम समझ कर बता रहे हैं कि 80% विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जैसे ही आवर्धित आता है अरे सोचते हैं अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आवर्धित क्या होता है। वास्तविक तो समझ में आ रहा है, लेकिन आवर्धित जो है ना, आवर्धित जैसे ही आता है वैसे ही उनके दिमाग से कंफ्यूजन उठना शुरू हो जाता है। तो मैं बता दूं कि इस आवर्धित का मतलब होता है बाबू बड़ा। क्या होता है? बड़ा। क्या होता है बोलिए? बड़ा होता है, सिर्फ बड़ा। अब आप बताइए, है ना, किसी भी है ना, किसी भी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, है ना, उत्तल लेंस में कितनी कंडीशन हो सकते हैं? ठीक है, किसी भी वस्तु का वास्तविक और आवर्ध यानी कि बड़ा प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस में, है ना, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कंडीशन कितने हैं? अब आपको वहां पर, है ना, जाना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, याद कराते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये उत्तल लेंस है, ठीक है, चलिए ये उत्तल लेंस है। अब आपको पता है ना, ये आपका 2f है, ये आपका f1 है, ये आपका f2 है बाबू, ये आपका 2f है, राइट। अब बात को समझो, 2f f1 f2 2f, ओके ना बाबू, 2f f1 f2 2f। अब बताओ, जब वस्तु अनंत होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? f2 पर। जब वस्तु 2f होता है तो क्या बनता है? f2 2f के बीच में। जब वस्तु 2f f1 के बीच होता है तो क्या बनता है? 2f और अनंत के बीच में। जब f1 पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर, है ना। जब वस्तु f1 और o के बीच होता है तो कहाँ बनता है ना। समझ रहे हो आप लोग, है कि नहीं। तो इस प्रकार से 6 प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन कब कहाँ कहाँ, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने की 2 स्थितियां हैं। पहला तो ये है ना, कि जब वस्तु कहाँ हो, है ना, जब वस्तु कहाँ हो, 2f और f1 के बीच हो। जब वस्तु 2f और कहाँ हो, f1 के बीच होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f और अनंत के बीच में। कहाँ बनता है? अनंत के बीच में। कैसा? वास्तविक भी और बड़ा भी बनता है। दूसरा कंडीशन है बाबू, जब वस्तु f1 पे होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। आप जाके कॉपी निकालिए, कॉपी निकाल कर देखिए, है ना, सच में वहां पे आपको बना हुआ है कि नहीं है, तभी आपको बिल्कुल और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला तो 2f f1 के बीच में हो, और दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु f1 पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे होता है। कहाँ होता है बाबू? अनंत पे। तो आइए विलंब नहीं करते हैं और इसको हम लोग बनाने का, ठीक है, काम शुरू करते हैं। तो भाई लिखिए, आंसर लिखिए। उत्तल लेंस में, फटाफट लिखिएगा, उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 स्थितियां हैं। 2 स्थितियां हैं। अब मन में एक डाउट आ रहा होगा, ठीक है, एक रुक जाइए, पहले पेन रख दीजिए। ठीक है, मन में डाउट हो रहा होगा बाबू कि सर दोनों बनाएंगे? तो बिल्कुल हाँ, आपको दोनों बनाना है मेरे छोटे। क्यों बनाना है छोटे दोनों? क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि वस्तु का, है ना, वास्तविक और आवर्धित बनाना है, तो यहाँ पे दोनों बनेंगे। अगर कहता है कि दोनों में से, है ना, कहता है कि वास्तविक आवर्धित का एक ही प्रतिबिंब बनाए तो एक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों हमको फोकस करना पड़ेगा। तभी तो मैंने लिखा था 5 अंक, है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है या दोनों बनाना है। तो फिर से मिलाइए, आंसर लिखिए, फिर से हाँ, आप ही से बोल रहे, लिखिए। किसी भी वस्तु का, उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 स्थितियां हैं। हाँ जी, 2 स्थितियां। ठीक है बाबू, हाँ,
आप ही से बोल रहे हैं, दो स्थितियां हैं, ठीक है। चलिए पहला, चलिए देखते हैं पहला। पहला बाबू लिखेंगे, जब वस्तु 2f और, है ना, जब वस्तु 2f और, है ना, f1 के बीच हो, फटाफट लिखिए, 2f और f1 के बीच हो। जब वस्तु 2f और f1 के बीच हो, फटाफट जल्दी से लिख करके आराम से क्रम रख दीजिए और ध्यान से मेरी ओर देखिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, क्रम रख दीजिए बाबू, आप इसे बोले क्रम रखिए पहले। जब वस्तु 2f और f1 के बीच हो, ओके ना, जब वस्तु 2f और f1 के बीच हो, तो सबसे पहले तो उत्तर लेंस हम लोग बनाएंगे, ओके, पढ़ गया, ठीक है। मुख खींच गुजार देंगे, ये आपका 2f है, ये आपका f1 है, ये आपका f2 है, ये आपका 2f है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करना है, जब वस्तु 2f f1 के बीच हो, है ना, तो 2f और f1 के बीच में वस्तु को सीधा खड़ा कर दिए, खड़ा कर दिए। आप आराम से देख लो, देख पा रहे हो ना, अच्छा से देखो, 2f और f1 के बीच में वस्तु को खड़ा कर दिया ना मैंने बाबू, ठीक है। 2f और f1 के बीच में वस्तु क्या कर दिया मैंने, खड़ा कर दिया, ठीक है। आप सब जानते हो कि पहला किरण क्या करता है, सीधा, देखिए आप लोग स्केल से बनाना, सीधा गया और फिर F2 से जाता है, चला गया, है कि नहीं। आप पेंसिल से भी बनाना, स्केल और पेंसिल की सहायता से जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करें वहां पे हटा करके आराम से बना लेना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, है ना, दूसरा कहाँ है, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा आराम से ओरिजिन से जाएगा, चला गया, चला गया, है ना, यहां कटा। अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे बाबू, यहां देखना, सीधे सीधे यहां से, यहां कटा है वहां बना देंगे, है ना। तो आप बिल्कुल देख पा रहे हो, जब वस्तु 2f और f1 के बीच होता है बाबू, ध्यान देना बाबू, ध्यान देना बाबू, जब वस्तु 2f और f1 के बीच होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत और 2f के बीच में, कैसा, ध्यान देना, 2f और f1 के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत और 2f के बीच में, कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच, है ना, के बीच वास्तविक, उल्टा और क्या बताइए, छोटा है कि बड़ा है, वस्तु कितना है, ये बड़ा है, लेकिन ये और बड़ा, बड़ा मतलब अवर्धित, बड़ा बनता है। ये आपका पहला कंडीशन का फोटो हो गया, है ना। अभी दूसरा कंडीशन का हम लोग फोटो बनाएंगे, लेकिन पहला कंडीशन का फोटो जल्दी से आप इस क्वेश्चन के नीचे आंसर बना लीजिए फटाफट, जल्दी से, जल्दी नोट करना। अच्छा मैं इस साइड हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, एक काम कीजिए, वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ होगा, F1 पे होगा, तो यहाँ लिखिए फटाफट जल्दी से, सब हटा देते हैं, लिखिए दूसरा कंडीशन, जब वस्तु F1 पर हो, ठीक है, फटाफट जल्दी से आराम से पेन रख दीजिए, ठीक है, पेन रख देना बाबू, ठीक है, ध्यान देना। जब वस्तु F1 पे हो, कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, F1 पे हो, तो कैसे बनेगा, पहले तो हम लेंस बना देंगे, तो बीच बीच डॉट डॉट से गुजार देंगे, ओके, थोड़ा टेढ़ा है,
आप लोग सीधा बनाना, ठीक है। चूड़ी को क्या करना, तोड़ लेना, और चूड़ी के दोनों एक हिस्से को कभी ऐसे रख लेना, फिर एक बार ऐसे रखना, दोनों की ओर से खींच करके आपको सीधा लेंस बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ओरिजिन है, ये आपका 2f है, ये आपका f1 है, ये आपका f2 है, आपका 2f। ओके, वस्तु कहाँ है बाबू, है ना, वस्तु सीधा f1 पे है, f1 पे हो गया, रख दिया मैंने। इसका पहले वीडियो भी हमने बनाया है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की 6 स्थितियां, है ना, प्रतिबिंब में, है ना, ठीक है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थितियां मैंने बताया है और वीडियो भी बनाया है, आप इसे जाकर जरूर वहां सीख सकते हैं, ठीक है। फिर अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया, सीधा जाएगा, सीधा जाकर के कहां से जाएगा, f2 से जाएगा, ओके, ठीक ना। दूसरा किरण कहां जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, है ना, दोनों किरणें क्या है, पैरेलल है, यानी समानांतर है। अभी कहीं ना कहीं तो जाके जरूर ही कटेगा, लेकिन ये पता नहीं कि कहाँ कटेगा। जब ये पता नहीं है कि कहाँ कटेगा, इसलिए हम कहते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर कैसा बाबू, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है, ओके। तो इस कंडीशन के अनुसार, यानी कि इस कंडीशन पे हम ये देख पाते हैं कि उत्तल लेंस में दो स्थितियां ऐसी हैं जब वस्तु का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बन पाता है, ठीक है बच्चे। तो फटाफट जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरो दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाय क्वेश्चन लिखो बाबू, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स में भी आप पूछ सकता है, और इसका ऐसा मतलब बहुत सारा क्वेश्चन इससे उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप VBI लगा ही लो, ठीक है, आप VBI क्वेश्चन लगा लो इसमें, ठीक है। फटाफट तो क्वेश्चन लिख लीजिए, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, फटाफट जल्दी से, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलो क्रम रख दो, 1 मिनट प्लस वन कहता है ना आंसर में, ठीक है। कहता है लेंस के फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता, अभी नोट नहीं करो बाबू, आप ही से बोल रहे हैं, अभी रुको ना, आराम से समझाएंगे अभी, है ना। अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, मैं भी यहाँ हूं, आप भी रहो, ठीक है। लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक डायोप्टर मतलब D होता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शन। अब घबराए नहीं, हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, पहले तो चैप्टर तो कंप्लीट कर लें आराम से। चैप्टर, हर चैप्टर बाय चैप्टर, हम सारे चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करेंगे, फिर आपको करवाएंगे। सिर्फ आप बने तो रहिए, आप बिल्कुल पढ़ाई के प्रति, है ना, ईमानदार रहें, बिल्कुल सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अब बहुत बार पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। सीधा सीधा लिखना, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर।
कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है बाबू कि लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं, डी से कि पी से। तो बहुत सारा बच्चा कहता है ओ लेंस की क्षमता डी डायोप्टर होता है। वहां पर है ना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आपको रहेगा। कब? जब तक आप बाबू कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, यानी बेसिक थ्योरी नहीं लेंगे, तब तक आप हर क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ये आपको सोचना है कि आप क्या करेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बात का ख्याल आप बिल्कुल रखें कि कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं कि डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं कि वहां वो लो धरो डायरेक्ट 50 लड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे बाबू तब तक हमारा 50 नहीं आ सकता ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बना? थ्योरी से बना है। थ्योरी कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव क्लियर। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव से कभी थ्योरी क्लियर नहीं होता है। तो पहले थ्योरी आप क्लियर करो, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो बस सीधे सीधे बोलना है कि लेंस के फोकस दूरी। अच्छा, फोकस दूरी क्या होता है? देखिए फोकस दूरी क्या होता है, आपको एक बात बताते हैं कि आप जब रेगो क्लास आते थे, क्लास जब कोचिंग आते थे, तो हम आपको बहुत अच्छा से चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे। याद है? याद आ रहा है आपको? हम वहां पर पढ़ाए थे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपको याद आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। और हाँ, जिनको याद नहीं आ रहा है ना, इनको लगता है कि सर चिन्ह परिपाटी क्या है, तो हमें 10 लोग कमेंट कीजिए कि सर हमें नहीं आता है चिन्ह परिपाटी, सर हमें नहीं आता है चिन्ह परिपाटी, है ना, प्लीज आप एक बार बता दीजिए। तो बिल्कुल हम इसका भी वीडियो बना करके आपको दे देंगे, अपलोड कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन हाँ 10 लोग कमेंट करें, 10 लोग कम से कम पूछेंगे, हम कम से कम 10 लोगों के लिए ही ना बताएंगे चिन्ह परिपाटी। अब 1-2 लोग बोलेंगे चिन्ह परिपाटी क्या है, इसका मतलब हम नहीं बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक ना, कि 1-2 लोग पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, देखेंगे। ठीक है, ऐसा होगा तो जरूर। लेकिन 10 लोग का अगर रिक्वायरमेंट आ जाएगा तो जल्दी बन जाएगा। 1-2 लोग पूछेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम उनको भी बताएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उदास नहीं हो कि आपको नहीं आता तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चिन्ह परिपाटी हमने जब रेगो क्लास स्टार्ट किया था तो चिन्ह परिपाटी मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था, और वहां पे मैंने बताया कि फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम वहां पे बताए थे बाबू। ठीक है, अगर आप चिन्ह परिपाटी का क्लास नहीं कर पाए हैं तो आप बिल्कुल छूट गया है तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करें, उसका हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी में हम आपको बताया था कि फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से यानी ओरिजिन से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। मैंने ये बताया था। ठीक है, बिल्कुल चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया था। वही बात याद रखिए, लेंस के फोकस दूरी को किससे जोड़ेंगे? एफ से। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है बाबू? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है मेरे छोटू? उल्टा होता है। तो जब एफ का उल्टा करेंगे सोचेंगे सर कैसे, तो बस प्लस में है तो माइनस में कर देंगे। अब इसी माइनस को हम लिख देंगे 1/f। कैसे? देखिए मैथ का कैलकुलेशन है, जब -f है तो माइनस हटाने के लिए 1 ऊपर देते हैं, नीचे f हो गया, माइनस खत्म हो गया। तो अब बताइए, है ना, क्या आपने देखा? आपने देखा बाबू, है ना, कि फोकस दूरी के उल्टा, यानी जब प्लस है तो माइनस, इसलिए लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। है ना, मेरे साथ याद कीजिए, है ना, लेंस के फोकस दूरी, लेंस के जो लेंस है ना, लेंस का जो फोकस दूरी है, डिस्टेंस है जितना, है ना, जितना फोकस का डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रम कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे तो वह लेंस की क्षमता कहलाएगा। ठीक है ना, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला बनता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। कैसे हुआ 1/f? है ना, अभी मैंने बताया कि माइनस को हटाते हैं तो ऊपर 1 देते हैं, नीचे f हो जाता है। तो ये था, है ना, लेंस की क्षमता। तो एक बार फिर से मैं इसको बताता हूं, फिर से मैं दोहराता हूं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसे, है ना, P से सूचित करते हैं, और इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। बहुत बार पूछा गया है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ठीक है बाबू, तो ये, है ना,
ये बिल्कुल आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसका एसआई मात्रक भी याद रखें, फार्मूला भी याद रखें। अब ये तो फार्मूला ही पूछ देता है कि पी बराबर क्या था 1/f। पी क्या है? पी क्या है? लेंस की क्षमता है। पी क्या है? लेंस की क्षमता। एफ क्या है? फोकस दूरी है ना। डी क्या है ना? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। क्लियर हो गया? पी क्या है बाबू? है ना? लेंस की क्षमता। 1/f क्या है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम। डी क्या है? एसआई मात्रक, है ना। बिल्कुल सब समझ गए। पी क्या है बाबू? लेंस की क्षमता। एफ क्या है ना? फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/f। डी क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए फटाफट आप नोट कर लेंगे, है ना। आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो रोक करके। अब कुछ मेरी बातों को गौर से सुने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो मैं अब वीडियो जो अपलोड कर रहा हूं वह कंटिन्यू, है ना, क्लास 10th के लिए अभी कंटिन्यू रेगुलर क्लास के लिए। और रेगुलर क्लास में आज की क्लास में हम लोग, ठीक है, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं मैथ बाबू और दूसरा पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स जैसे ही खत्म करेंगे वैसे ही केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, ठीक है। मैथ तो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैथ में बहुत सारे, है ना, बहुत सारे बात पढ़ने हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करने हैं कंप्लीट, बहुत सारे चैप्टर अभी हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उसे तो हम लोग धीरे धीरे ले चलेंगे क्योंकि मैथ थोड़ा सा सीखने वाली चीज है और फिजिक्स भी बहुत समझने वाली चीज है, ठीक है ना। तो मैथ को भी धीरे धीरे ले चलेंगे। फिजिक्स हमारा, ठीक है, जैसे ही प्रकाश का अपवर्तन खत्म होगा तो धीरे धीरे 2 लेसन समाप्त हो जाएंगे और आप इस प्रकार से बहुत मिस करेंगे जब आप वीडियो नहीं देखेंगे। तो बाबू मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि आप प्लीज आप मिस मत करें, आप अप टू डेट रहें, है ना। जैसे ही वीडियो डालते हैं उसे देख करके अपने क्लास की कंटिन्यूटी बनाए रखें, ठीक है, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। और एक बात ध्यान रखिएगा, बिना पेपर और पेन निकाल के अगर आप बैठेंगे तो आप मुझे धोखा दे रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। तो प्लीज आप अपना पेपर पेन निकाल करके सारी बातों को नोट करते चलें, ऐसा लगे कि हाँ आप लोग बिल्कुल क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक बात और नोट कर लीजिए, अब अपने समय निकालिए, समय अपने एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन के अकॉर्डिंग कोई भी आपका दोस्त बुला रहा हो, है ना, उसके टाइम, अपने टाइम के अनुसार कहीं नहीं जाना है। अगर आपने टाइम बनाया है कि दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक स्टडी करना है तो इस टाइम में आपको ना तो कहीं जाना है नहीं कहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में बैठ के सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। हम आपसे दूर हैं, हम आपके प्रत्यक्ष नहीं है, फेस टू फेस नहीं है, लेकिन हम आपको, है ना, ठीक है, इस कैमरे की सहायता से, ठीक है, इस न्यूज की सहायता से, इस बात की सहायता से, है ना, इस मोबाइल की सहायता से हम आपके सामने हैं। तो आप प्लीज, है ना, अपने आप को संयम में रखें, तो आप कंट्रोल रखें, इधर उधर घूमने का प्रयास ना करें, जो रूटीन में अपने टाइम बनाया पढ़ने का, ठीक है। और ऐसे तो मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा और मैंने निश्चय किया है कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक हम जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे और जहाँ तक वीडियो अपलोड होगा, है ना, वहाँ तक के बाद ही पढ़ाई हमारे क्लास में स्टार्ट होंगे। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका जाएगा, तो आप क्लास करते रहें, बस इतना ही अंतर है कि हम लोग आ नहीं सकते, आपका घर ही आपका कोचिंग है, ठीक है। तो अब हमें, है ना, अब हम इजाज़त लेना चाहते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी कल फिर हम लोग मिलेंगे क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।